आज के समय में अगर हमें अपने मन की बात को व्यक्त करना हो तो हमारे लिए सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। कोई पोस्ट कर दीजिए, हम अपने मन की बात को तुरंत बता देते हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब तकनीक इतनी डेवलप नहीं थी, तब ज़्यादातर लोग अपने मन की बातों को व्यक्त करने के लिए भाषणों का सहारा लेते थे। और ये भाषण, जहाँ हम हमारे अपने मन की बातों को हम व्यक्त कर देते थे, वहीं दूसरे लोगों को प्रेरणा का स्रोत भी बन जाया करती थी। अक्सर ऐसा होता था। तो आज हम ऐसे ही दो भाषणों को देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी कोर की हमारे आरोह भाग 2 के गद्य खंड का अंतिम अध्याय। गद्य खंड का अंतिम अध्याय तो है ही, साथ ही साथ हमारी इस पुस्तक यानी कि आरोह भाग 2 का भी अंतिम अध्याय है। तो आप बोलोगे कि मैम ये पुस्तक खत्म हो जाएगी इसके बाद? अरे भाई, इसके बाद हमारी पुस्तक विधान अभी बाकी है, तो इसके बाद हम शुरू करेंगे विधान। तो पहले हम ये अध्याय तो पढ़ लें। अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एक भाषण है और दूसरा भाषण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये विचार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने इन दो भाषणों के माध्यम से अपने इन विचारों को व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय रहेंगे हमारे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम परिचय देखेंगे, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर उसके बाद पाठ का सार। तो क्या है लेखक परिचय? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल 1891 यानी कि 1891 महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहिब की प्रमुख रचनाएं हैं दे कास्टन इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जर्नलिस्ट एंड डेवलपमेंट, बुद्ध एंड हिज धर्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मूक नायक आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों का मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा है। तो उन्होंने जितना भी लोगों के उद्धार, स्त्रियों के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए जो कुछ किया, ये सारा संघर्ष उन्होंने लेखनबद्ध किया है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। तो ये तो थे हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब बढ़ चलते हैं इस पाठ की रूपरेखा पर। यह पाठ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। यह भाषण जाति पाति यानी कि तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था, मगर दिया नहीं गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जाति पाति तोड़क मंडल जो कि लाहौर में था और ये 1936 में दिया जाना था। उस समय लाहौर पाकिस्तान में नहीं, भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान बना ही नहीं था। किंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्ण सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया। यानी कि उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया कि भाई इनकी जो सोच है वो क्रांतिकारी है, और उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व था, तो इस वजह से ये पूरा सम्मेलन ही स्थगित कर दिया गया था। यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। यानी ये भाषण बोले नहीं गए, तो फिर क्या हुआ, इनकी एक पुस्तक ही छपवा दी उन्होंने। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हैं। तो इस पुस्तिका में बहुत सारे प्रकरण हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं यानी कि जो मेन इसके अंदर बहुत कुछ लिखा गया है, उसके ये सिर्फ वानगी मात्र हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा अभी कुछ सीमा तक ही पूरी हो पाई थी, यानी कि कुछ हद तक ही उस पे कारगर हो पाए थे। विडंबना की बात तो यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के समय में बोले तो आज भी देखिए जाति पाति के को करने के लिए लोग उतारू रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने ही चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक दिनचर्या
जीवनचर्या की एक रीति और समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान की प्रक्रिया अर्थ तक भी पहुंच सके। तो कहने का मतलब है कि जब समाज में इस तरह की समानता, बंधुत्व की भावना रहेगी, तब जो समाज स्थापित होगा वो आदर्श समाज होगा और पूरे समाज में समान रूप से धन जो है वो प्रसारित किया जा सकेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया, अंबेडकर के 2 भाषण हैं। इन्हीं भाषण को समराइज करके मैं आपको समझा रही हूँ। पहला भाषण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या दिया है? इसके अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया। अब क्या होता था कि पहले के समय में जब जाति प्रथा बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ रूप से फैली हुई थी पूरे समाज में, तो उस समय क्या होता था कि बच्चा अगर माँ के पेट में है तभी ये डिसाइड कर दिया जाता था कि भाई जब ये पैदा होगा, बड़ा होगा, उसके बाद जो है वो जो उसका पुश्तैनी काम है वो वही करेगा। ठीक है, ये नहीं देखा जाता था कि बच्चे के अंदर क्या कुशलता आएगी या वो किस हुनर के साथ पैदा होगा, इस हिसाब से नहीं किया जाता था। क्या करते थे कि मान लीजिए कि अगर किसी कुम्हार के यहाँ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में है बच्चा है, तो वो पहले बताते थे कि जब ये पैदा होगा, बड़ा होगा, तो ये कुम्हार ही बनेगा। ये होता था जाति के हिसाब से श्रम का विभाजन। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि श्रम का विभाजन हमेशा कार्य की कुशलता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस चीज में ज्यादा महारत रखते हैं, आप उसी फील्ड में जाकर काम करिए, तो आप अच्छे तरीके से काम को कर पाएंगे मन लगा के, और जो प्रोडक्टिविटी आएगी यानी कि जो चीज बनकर तैयार होगी वो भी बेस्ट होगी। ऐसा मानना हमारे किसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या कैपेसिटी है ये निकलकर ठीक तरीके से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो बाहर आए उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर हम विदाउट इंटरेस्ट कोई काम करते हैं तो हम पूरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, पूरी कैपेसिटी के हिसाब से अपना काम कर ही नहीं सकते। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी पेशे में बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं छोड़ती। अच्छा, बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका पेशा डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई बड़ा होगा तो वो यही काम करेगा। और मान लो सपोज कि किसी सिचुएशन के हिसाब से अगर उसका वो काम नहीं चल रहा है तो वो पेशा बदल के कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। जैसे कुम्हार वगैरह होते हैं, तो कुम्हार लोगों का काम क्या है? ज़्यादातर घड़े वड़े बनाना, ये सारी चीज़ें जो है गर्मियों के दौरान बहुत अच्छे से चलती हैं। हम आपको आज का एक उदाहरण दे रहे हैं, उस समय का नहीं दे रहे, ताकि आप चीज़ों को जल्दी रिलेट कर पाओ। तो कुम्हार वगैरह का काम ज़्यादातर क्या रहता है? गर्मियों में। लेकिन जब सर्दी आती है तो कुम्हार लोगों का काम ठंडा पड़ जाता है। उस समय जब उनकी बिक्री नहीं होती है तो उनका अर्निंग नहीं होता, तो उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो भूखे मरने की कंडीशन होगी। लेकिन जाति प्रथा के अनुसार सर्दियों के दौरान अगर कुम्हार अपना पेशा बदलना चाहे, मान लो वो ये कहे कि हम इन दोनों स्वेटर का ठेला लगा लेते हैं या हम स्वेटर बेचने लगेंगे, ठंडा है, तो वो ये काम नहीं कर सकता। यानी कि चाहे वो भूखों मर जाए, उसके पास पैसा ना हो खाने के लिए, कुछ के भी लिए, लेकिन वो अपना जो पेशा है वो बदल नहीं सकता है। उसे जो काम है वो वही करेगा। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। बात सही है कि अगर मान लो हमें किसी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो काम नहीं करेंगे, तो हम उस चीज को, काम को टालेंगे, अच्छी तरीके से काम ही नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल ना लगता हो, ना दिमाग, वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? बात सही है। अगर हम दिलो दिमाग अगर काम नहीं करेंगे तो जो चीज प्रोडक्ट बन के आ रही है तो क्या वो अच्छी होगी? कभी अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो एक तरीके से ये जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन हुआ वो क्या हुआ? वो मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रही है। वो तो कह रही है कि जो तुम्हारा पेशा है करो, करो, ना करो मत करो, लेकिन तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। तो जब अंबेडकर जी थे तो इसी तरह की कार्य प्रणाली चलती थी, उसी को देखकर ही चिंतित हुए और तब उन्होंने ये भाषण लिखा। और वो चीज़ बोल भी रहे हैं कि भारत में ज़्यादातर बेरोजगारी इसी कारण से है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा ना चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है।
ठीक है, फाइनेंशियली भी हमें स्ट्रांग नहीं कर होने देती, गरीब व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। जो मजदूर होता है उसकी इच्छा पर वो पूरी तरीके से निर्भर होता ही नहीं। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बनाती है। तो एक व्यक्ति की इच्छा, उसकी कैपेसिटी, उस सब कुछ को वो मार देती है, सिर्फ जाति प्रथा पर सब वो चले जाती है। तो इस तरीके से किया गया काम अच्छा नहीं होता, अर्निंग नहीं होती। एक ऐसी चीज आती है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छा नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बिकेगा नहीं, तो आर्थिक जो है तंगी वो होना लाजमी सी बात है। तो ये है श्रम विभाजन के आधार पर जाति प्रथा के दोष, जिसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं हमारे अंबेडकर जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं उनके दूसरे भाषण की ओर, वो है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरे समाज को देखा, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी खामियां दिखी, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपनी कल्पना का एक समाज बनाया, जिसे उन्हें अपने विचारों में इस तरीके से व्यक्त किया। आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता को उसका आधार बताया गया। स्वतंत्रता यानी कि उस समय तो देखिए हम परतंत्र थे, पहली चीज तो ये, तो उन्होंने पहली चीज क्या रखी, स्वतंत्रता। दूसरी चीज थी समता, यानी कि पूरे समाज में सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि उस समय समाज में उच्च जातियों का बोलबाला था और जितनी भी निम्न जातियां थी उन सभी को कहीं ना कहीं दबाकर रखा जा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि समाज में सबको समान अधिकार, समान अवसर, समान धन प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरी ये चीज थी कि मतलब आदर्श समाज के लिए जहां सबसे पहली जरूरी थी स्वतंत्रता, वहीं दूसरी चीज जरूरी थी समता, और तीसरी चीज जरूरी थी वो थी भ्रातृत्वता। भ्रातृत्वता यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को अपना भाई समझे। जब ये भावना होगी तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाने या दूसरे का नुकसान पहुंचाने जैसे काम कर ही नहीं पाएंगे। तो जो अंबेडकर जी का आदर्श समाज था वो इन 3 पिलर्स पे खड़ा था। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, यानी कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते चाहिए। अब चेंजेस होंगे तो वो आगे बढ़ेगा। कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी तो सड़ने लगता है, तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, विचार हो, आपकी मान्यताएं हो, परंपराएं हो, रीतियां हो, कुछ भी हो, अगर वो चीज़ ठहर जाए तो वो खराब ही हो जाती है। समय के साथ उनमें परिवर्तन जरूरी होता है, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। तो समाज मतलब जब परिवर्तन हो तो उसे एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी उस समाज के अंदर होनी चाहिए। समाज कैसे बनता है, हम सभी लोगों से बनता है, तो हम सभी लोगों के अंदर वो परिवर्तन को अब्जॉर्व करने, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो मतलब क्या है, जितने भी लोग हों उनके प्रति सम्मान हो, श्रद्धा हो, ये मस्ट है। जैसे दूध और पानी का मिलाप या मिलन अर्थात भेदभाव से रहित, यानी कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो इसी तरीके से समाज में हर एक व्यक्ति मिलकर रहना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी कि समाज के सारे नियम लोगों द्वारा बनाए गए हों, शासन लोगों द्वारा हो, निर्णय लोगों द्वारा हो। यानी कि देखिए, लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, वो सत्ता जो लोगों द्वारा बनाई गई हो, लोगों द्वारा शासित हो। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में है भाई, हमारे भारत का जो प्रधान है वो कैसे चुना जाता है, चुनाव द्वारा चुना जाता है, तो वो लोकतांत्रिक शासन हुआ ना। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं होती, तो भाई प्रधान चुनने की स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, है ना। इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को दासता से झगड़ा जाता है। अगर जाति प्रथा समाज में रहेगी तो कहीं ना कहीं एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को दास बनाकर ही रखेगा। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवसाय एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर भी है कि उच्च जाति लोग वाले डिसाइड करते हैं कि भाई तुम क्या करोगे, हम खुद डिसाइड नहीं करते कि हमको क्या करना है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जाती है। अगर हम कानूनी रूप से, यानी कि हम अगर हमारा देश स्वतंत्र भी हो जाए तो
मतलब ये मानिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो एक्चुअल में ये चीज़ अंबेडकर जी ने बहुत पहले देख ली थी कि अगर हमारे पास कानूनी पराधीनता नहीं है, यानी कि हम कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएं, यानी कि जब अंग्रेजी शासन चला जाएगा तब भी समाज में ये जाति प्रथा रह सकती है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, जिसमें वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकारी को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने का बल दिया जाता है। तो वहां पर क्या होती है कि परिवारवाद जो होता है, वंशवाद जो होता है, वो नहीं है। कहाँ? आदर्श समाज में। वहां पर क्या है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है इस हिसाब से आपको पावर दी जाएगी। आप शासन चला सकते हो तो आप शासन में रहो, आप सेना का अधिकार करके अच्छे से सेना को मैनेज कर सकते हो तो सेना का काम करो, आप पढ़ाई लिखाई अच्छा कर सकते हो तो भाई आप भाई खाते संभालो। तो व्यक्ति के क्षमता के हिसाब से उसे कार्य करने को दिया जाएगा। वहां पर वंश परंपरा नहीं होती कि भाई मान लो अगर पिताजी जो हैं वो मंत्री रहे हैं तो हम भी मंत्री रहेंगे, मेरे बच्चे भी मंत्री रहेंगे, उनके बच्चे भी मंत्री रहेंगे। ये से आधार पर काम नहीं होता। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए। अगर राजनीतिज्ञ है तो भी, और अगर सामाजिक रूप से किसी भी कार्य क्षेत्र में है तो भी उसके लिए यही रूप होगा कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, हमको वर्ग में बांटना पड़ता है, श्रेणियों में बांटना पड़ता है। इसलिए अक्सर क्या होता है, राजनीतिज्ञों में ये काम नहीं हो पाता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि सही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो सही मायने क्या हुआ कि अगर हम इस आधार पर समाज का वर्गीकरण करते हैं तो समाज सही रूप में, आदर्श रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हमारे क्षमता के हिसाब से होगी और क्षमता के हिसाब से होने के कारण धन का वितरण भी समाज में समान रूप से ही होगा। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा ये अध्याय। आपको दोनों ही भाषण बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी ये बुक तो खत्म हो गई, लेकिन अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट बुक के साथ में, यानी कि वितान भाग 2 के अध्यायों के साथ में। लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स के थ्रू वहां पर पहुंच सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।